बैकलैंड शहर की ठंडी हवा आज जरा ज्यादा ही भारी लग रही थी। धुंध ने सड़कों को अपनी चादर में ढक लिया था और दूर दूर तक बस लाल गैस लैंप की रोशनी झिलमिला रही थी। ऐसे ही एक धुंधले दोपहर में 15 मिन्स्क स्ट्रीट पर क्लेन मोरेट्टी अपने छोटे से दफ्तर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। टेबल पर ठंडी हो चुकी कॉफी रखी थी और कोने में लगी घड़ी हर सेकंड उसे याद दिला रही थी कि जीवन अब साधारण नहीं रहा। कभी वो एक साधारण क्लर्क था, फिर एक भटकता हुआ सियर और अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो रहस्यों और खामोशियों के बीच सच तलाशता है। उसका दिमाग शांत था, लेकिन भीतर से वो हमेशा सतर्क रहता, क्योंकि उसने बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ खोया था। तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। नॉक नॉक। क्लेन ने सिर उठाया और देखा दरवाजे पर खड़ा था एक दुबला पतला लड़का। कपड़ों से लगता था जैसे किसी गरीब इलाके से आया हो। लड़के की आंखों में डर, बेचैनी और उम्मीद तीनों एक साथ झलक रहे थे। मिस्टर डिटेक्टिव, लड़का बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरा नाम इयन राइट है। मेरा बॉस डिटेक्टिव ज़रील विक्टर ली अचानक गायब हो गया है। क्लेन ने धीरे से अखबार मोड़ा और कुर्सी पर पीछे झुक गया। कब से? उसने शांत स्वर में पूछा। 3 दिन हो गए हैं। वो हमेशा मुझे बताकर ही बाहर जाते थे, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं कहा। यन ने बताया कि उसके बॉस ने हाल ही में एक गुप्त कमीशन लिया था और तब से उनका व्यवहार बदल गया था। वो डरने लगे थे, कम बोलते थे और हमेशा किसी बात में उलझे रहते थे। क्लेन ने जब और सवाल किए तो इयन ने कहा कि डिटेक्टिव ली को आखिरी बार ज़ूटलैंड स्ट्रीट के पास देखा गया था, वो जगह जो बैकलैंड के सबसे खतरनाक हिस्सों में गिनी जाती थी। क्लेन के भीतर की शेयर इंट्यूशन जैसे जाग उठी। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं केस लूंगा। इयन के चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन क्लेन के मन में एक बेचैनी घर कर चुकी थी। यह कोई साधारण लापता होने का मामला नहीं है। शाम होते ही क्लेन ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपना रिवॉल्वर चेक किया, अपने चार्म ऑफ काम माइंड और सन ब्रोच साथ रखे और निकला शहर की धुंध में, वहां जहां बैकलैंड की सच्चाई हमेशा झूठ के पर्दे में लिपटी रहती थी। ज़ूटलैंड स्ट्रीट के आसपास पहुंचते ही माहौल बदल गया। यह जगह अपराध, शराब और रहस्यों से भरी थी। हर दीवार पर किसी न किसी गैंग का निशान था और हर गली में छिपी थी किसी की कहानी। क्लेन को जल्दी ही कुछ सुराग मिले। एक बारटेंडर ने बताया कि 3 दिन पहले डिटेक्टिव ली एक अजनबी आदमी से मिलने यहाँ आए थे। वो आदमी काले कोट में था और उसकी आवाज में अथॉरिटी थी, जैसे कोई ऊंचे दर्जे का अफसर या कोई ऐसा जो रहस्यों से खेलता हो। फिर दोनों ऊपर के कमरे में गए और फिर कभी नीचे नहीं लौटे। क्लेन का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो ऊपर के कमरे में गया, वहां बस खाली कुर्सियां, टूटी हुई खिड़की और फर्श पर जले हुए कागजों के कुछ टुकड़े। उसने एक टुकड़ा उठाया, उस पर सिर्फ एक शब्द बचा था, जेड मैनेजर। यह नाम उसने पहले सुना था। बैकलैंड की अंडरवर्ल्ड में जेड मैनेजर गैंग एक खौफ का नाम थी। स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और बियॉन्ड मटेरियल्स के इलीगल व्यापार में मशहूर। क्लेन जान गया कि यह मामला अब एक बड़े जाल में बदल चुका है। वो अपने कमरे में लौटा और डिवाइनेशन के लिए एक रिचुअल तैयार किया। मोमबत्तियां जलाईं, खुद को ध्यान में डुबो दिया और फुसफुसाया, जेड मैनेजर, डिटेक्टिव ली कनेक्शन। उसकी आंखों के सामने धुंधली छवियां तैरने लगीं। एक लाल आंखों वाला आदमी, एक पुराना वेयरहाउस और एक सिंबल। 3 ओवरलैपिंग सर्प जो एक ट्रायंगल के अंदर घूम रहे थे। क्लेन ने धीरे से सांस छोड़ी। सियर के रूप में उसने संकेत समझ लिया था। जेड मैनेजर गैंग इस सब के पीछे है और डिटेक्टिव ली शायद अब जिंदा नहीं है। अगले दिन क्लेन ने इयन को बुलाया और उसे शांत रखने की कोशिश की, लेकिन इयन के चेहरे पर जो डर था वो और गहरा हो चुका था। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, इयन ने धीरे से कहा। क्लेन ने उसे घर भेज दिया और खुद फैसला किया। वो अकेले ही वेयरहाउस तक जाएगा। रात के अंधेरे में क्लेन उस जगह पहुंचा जिसे उसने अपने डिवाइनेशन में देखा था।
चारों ओर सन्नाटा और बीच में एक पुराना गोदाम। अंदर जाते ही उसे सड़ांध और सड़े खून की गंध महसूस हुई। और वहां टूटी हुई लकड़ी के ढेर के बीच पड़ा था एक कोट, जिस पर लिखा था ज़रील विक्टर ली। क्लेन के कदम ठिठक गए। वो समझ गया कि डिटेक्टिव ली की कहानी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन असली कमीशन अब शुरू हो रहा था, क्योंकि दीवार पर खून से लिखा था, ही सॉ व्हाट ही शुडंट हैव। क्लेन का चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, तो यह सिर्फ एक कमीशन नहीं था, यह एक वार्निंग थी। वो बाहर निकला। आसमान में चांद का धुंधला टुकड़ा तैर रहा था। क्लेन ने अपनी टोपी सीधी की और फुसफुसाया, इंटरनल कमीशन। समझ गया। उस रात क्लेन अपने कमरे में देर तक जागता रहा। उसके सामने रखी थी डिटेक्टिव ली की फाइल, कुछ गुमनाम नोट्स और एक सवाल, क्या यह कमीशन किसी ऊंची शक्ति से जुड़ा है? क्या जेड मैनेजर गैंग सिर्फ एक मोहरा है? उसके मन में बार बार वही लाल आंखें घूमने लगीं जो उसने विजन में देखी थीं। वो जानता था कि अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। उसने धीरे से खुद से कहा, हर रहस्य का एक मूल्य होता है और हर सच्चाई एक बलिदान मांगती है। फिर वो खामोशी से अपने नोटबुक में लिखता गया, धुंध के बीच एक ऐसी जगह है जो न समय से बंधी है न किसी दिशा से। वो है टैरेट क्लब की रहस्यमयी दुनिया। अंधेरे के पार, धुंध के भीतर, एक लंबा पुराना गोल मेज दिखाई देता है। उसके ऊपर तैर रही हैं 7 रहस्यमयी कुर्सियां, और हर कुर्सी पर बैठा है एक व्यक्ति, कुछ सचमुच मौजूद और कुछ सिर्फ विचार के रूप में। उन सबके बीच सबसे ऊपर बैठा है द फूल, जो अपने चेहरे पर शांति और अपनी आंखों में गहराई लिए बैठा है। यह वही क्लेन मोरेट्टी है, अब सियर नहीं बल्कि एक मध्यस्थ बन चुका है, जो ईश्वर और इंसान के बीच की पतली रेखा पर चलता है। आज की सभा शुरू होती है। द फूल का हाथ धीरे धीरे हवा में उठता है और बाकी सदस्य सिर झुकाकर उसका अभिवादन करते हैं। जस्टिस ऑद्रे, द हैंगमैन एल्जर और द सन डेरिक, तीनों की उपस्थिति एक अजीब ऊर्जा से गूंज रही थी। ऑद्रे अपनी कोमल लेकिन जिज्ञासु आवाज में कहती है, मिस्टर फूल, मैंने आपकी सलाह के अनुसार अपने भीतर की भावनाओं का निरीक्षण किया। अब मैं लोगों की भावनाएं महसूस कर सकती हूँ, कभी कभी उनकी असली मंशा तक। द फूल शांत स्वर में जवाब देता है, यह स्पेक्टेटर पाथवे की पहली सीढ़ी है। लेकिन याद रखना, जितना गहराई में उतरोगी उतना मुश्किल होगा खुद को बचाना। दूसरों की भावनाएं समझना आसान है, पर अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ा खतरा है। ऑद्रे सिर झुका लेती है। वो समझती है कि इस राह पर हर कदम एक परीक्षा है। वो चाहती है कि वो अपने पिता के सामाजिक घेरे से बाहर निकलकर एक सच्ची एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने जो दूसरों की आत्मा पढ़ सके। दूसरी ओर द सन यानी डेरिक बर्ग, सिटी ऑफ सिल्वर के उस अंधेरे संसार से बोल रहा था जहां कभी सूरज नहीं उगता। वो कहता है, मिस्टर फूल, मैंने सीक्वेंस 8 का एक्ट लगभग पूरा कर लिया है। मुझे अब अगले फॉर्मूला की जरूरत है, लाइट सप्लिएंट का। क्लेन कुछ पल सोचता है, फिर अपने हाथों को जोड़ता है। धुंध की सतह पर सुनहरी रेखाएं खींचती हैं और एक पुरानी पार्चमेंट उस पर उभरती है, जिसमें लाइट सप्लिएंट का पूरा फॉर्मूला लिखा है, प्रत्येक इंग्रेडिएंट के एंशिएंट नाम सहित। ऑद्रे और एल्जर दोनों चुपचाप देखते हैं। द फूल का यह जेस्चर उनके लिए किसी देवता की कृपा जैसा है। पर क्लेन के मन में एक अलग विचार चलता है, मैं ये फॉर्मूला इसलिए नहीं दे रहा कि मैं उदार हूं, बल्कि इसलिए कि इससे मैं एक कर्ज बनाता हूं, एक ऐसा बंधन जिसे भविष्य में मैं बुला सकूं। डेरिक फॉर्मूला याद करता है, आंखों में श्रद्धा लिए सिर झुकाता है। मिस्टर फूल, मैं आभारी हूं। क्लेन सिर हिलाता है, तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश की ओर है। पर याद रखो, हर प्रकाश की जड़ में एक छाया होती है। इसके बाद द हैंग्ड मैन बोलता है, मिस्टर फूल, मैंने समुद्र के उत्तर में कुछ खोजा है। वहां के वाटर्स के नीचे एक विशाल संरचना है,
जैसे किसी पुराने मंदिर का अवशेष। वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम आंखों से दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि यह किसी प्राचीन शक्ति का स्थान है। क्लेन के चेहरे पर हल्की जिज्ञासा उभरती है। वो सोचता है कि क्या यह वही जगह हो सकती है जिसे सेकंड इपॉक के देवता सी ऑफ केओस कहते थे। वो कुछ नहीं कहता, बस शांत मुस्कान के साथ जवाब देता है। अगर वो जगह बुला रही है तो सावधानी से जाओ। हर रेलिक अपने अंदर एक हंगर रखता है। एल्जर मुस्कुराता है। एमआर फूल, आप हमेशा की तरह सही कहते हैं। सभा समाप्त होने पर धुंध में सबकी आकृतियां धीरे धीरे मिट जाती हैं। आखिरी में सिर्फ द फूल बचता है। उसका चेहरा रहस्यमय प्रकाश में छिपा और आंखें किसी दूर के क्षितिज पर टिकी हुई। वो सोचता है, ऑद्रे भावनाओं की दुनिया में उतर रही है। डेरिक अंधेरे में प्रकाश की खोज कर रहा है और एल्जर समुद्र के गर्भ में इतिहास के निशान ढूंढ रहा है। तीनों अलग राहों पर हैं, पर उनकी किस्मतें एक ही धागे से बंधी हैं। द फूल। वो धीरे से खुद से बुदबुदाता है। सीक्वेंस 2। अब मैं समझ रहा हूं। मीटिंग खत्म होते ही क्लेन अपनी असली दुनिया में लौटता है। बैकलैंड की हवा में फिर वही धुंध है, पर अब उसे वो परिचित लगने लगी है, जैसे शहर खुद उससे बातें कर रहा हो। वो अपने स्टडी रूम में बैठता है। टेबल पर टैरट कार्ड्स फैले हैं और उसके सामने एक पुराना नोटबुक खुला है जिसमें वो अपने प्रोग्रेस और ऑब्जर्वेशंस लिखता है। स्पेक्टेटर, सन, सेलर, तीनों मार्ग अब मेरे दृष्टि क्षेत्र में हैं, पर मेरा अपना रास्ता अभी भी रहस्यों से ढका है। सीक्वेंस 2। यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि शक्ति और अस्तित्व का रूप है। वो अपने पुराने विजन्स याद करता है। वो लाल धागे, वो धुंधले सिंबल्स, वो भय जो हर बार डिवाइनेशन में उसकी चेतना को हिला देता है। हर बार उसे लगता है कि कोई ऊंची शक्ति उसकी ओर देख रही है। वो जो सब जानता है लेकिन खुद को छिपाए रखता है। वो अपने आप से कहता है, सीक्वेंस 2 के अस्तित्व आसपास ही हैं। शायद उसी ने मुझे यहां लाया है। क्लेन अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। बैकलैंड की गलियों में घोड़े की गाड़ियों की आवाज, चिमनियों से उठता धुआं और दूर चर्च की घंटियां। हर आवाज उसे याद दिलाती है कि इस साधारण दुनिया के पीछे एक दूसरी दुनिया भी सांस ले रही है। वो गहरी सांस लेता है और डायरी में लिखता है, जब कोई इंसान शक्ति की राह पर चलता है तो एक समय आता है जब वह खुद को भूलने लगता है। यही असली परीक्षा है। क्या तुम शक्ति को साधोगे या शक्ति तुम्हें निगल जाएगी? उसकी कलम रुकती है। वो मोमबत्ती की लौ में देखता है और कुछ सेकंडों के लिए ऐसा लगता है जैसे लौ में कोई चेहरा बन गया हो। उसके होंठ हिलते हैं। सीक्वेंस 2। रात गहराती है। क्लेन मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। वो अपने भीतर झांकता है। वहां धुंध, भ्रम और प्रकाश की हल्की लहरें हैं। अचानक उसकी चेतना किसी गहरी जगह में खींचती चली जाती है। वो देखता है एक विशाल सीढ़ी जिसके हर पायदान पर किसी शक्ति का नाम लिखा है। सियर, क्लाउन, मैजिशियन, फेसलेस। और ऊपर सीक्वेंस 2। पर जैसे ही वो ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है, एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम अभी तैयार नहीं हो। वो अचानक हांफते हुए आंखें खोल देता है। कमरे में सन्नाटा है। बस खिड़की से आती धुंध की हल्की रोशनी दीवार पर रेंग रही है। वो मुस्कुराता है। ठीक है, नहीं सही, पर एक दिन होगा। वो डायरी बंद करता है, लैंप बुझाता है और कमरे में सिर्फ अंधेरा रह जाता है। लेकिन उस अंधेरे में कहीं दूर एक अदृश्य शक्ति जैसे मुस्कुरा रही हो, क्योंकि सीक्वेंस 2 की राह पर चलने वाला अब अपनी अगली परीक्षा के लिए तैयार है। धुंध से ढकी दुनिया में जहां समय स्थिर था और आवाजें दूर तक खो जाती थीं, वहां फिर से प्रकट हुआ टैरट क्लब।
वही प्राचीन गोल मेज, वही रहस्यमय कुर्सियां, और ऊपर बैठा वह व्यक्ति जिसे सब द फूल कहते हैं, लेकिन असल में वो क्लेन मोरेट्टी है। मेज के चारों ओर फिर वही परिचित चेहरे थे। जस्टिस ऑद्रे, जिसकी आंखों में मासूमियत और ज्ञान की चमक दोनों थी। द सन डेरिक, जो किसी दूसरी दुनिया के अंधेरे में रहकर भी रोशनी ढूंढ रहा था। और द हैंग्ड मैन एल्जर, जो समुद्र के रहस्यों में डूबा हुआ एक खोजी था। आज की सभा कुछ अलग थी। हवा में गंभीरता थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। डेरिक ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन उसमें एक आदर भरा स्वर भी था। मिस्टर फूल, मिस जस्टिस, हमारे शहर सिटी ऑफ सिल्वर में एक अजीब अफवाह फैली है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जायंट्स और ड्रैगन्स के युद्ध के समय एक ऐसा अस्तित्व था जो सिर्फ कल्पना से ही वास्तविकता बना देता था। उसे कहते थे ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एंक्वेट। ऑद्रे की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत झुककर बोली, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन? यह सुनने में बहुत देवतामय लगता है। डेरिक ने सिर हिलाया। हाँ, लेजेंड्स के अनुसार एंक्वेट किसी भी चीज को सोचकर सच कर देता था। अगर वो कहता कि सूरज डूबेगा नहीं, तो सूरज सचमुच डूबना बंद कर देता। अगर वो एक साम्राज्य की कल्पना करता, तो वह साम्राज्य धरती पर उतर आता। मेज पर एक पल को सन्नाटा छा गया। क्लेन यानी द फूल अपनी कुर्सी पर झुक गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन भीतर उसका मन तेजी से चल रहा था। कल्पना से वास्तविकता बनाना। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, सील्ड आर्टिफैक्ट 008। वो वही वस्तु थी जिसने उसके जीवन को नर्क में झोंक दिया था, जिसकी हर लिखी हुई बात सच बन जाती थी, और जिसने कभी उसे लगभग मरवा ही दिया था। उसने अपने मन में सोचा, क्या ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन और 008 किसी समान स्रोत से जुड़े हैं? क्या यह किसी आदिकालीन शक्ति की झलक है जिसे दुनिया ने भुला दिया? वो धीरे से बोला, डेरिक, यह बहुत दिलचस्प जानकारी है। क्या तुम्हारे वहां इस ड्रैगन के बारे में और कुछ कहा जाता है? डेरिक ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, उसके बेटे के बारे में, ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर अल-जुहोद। कहा जाता है कि वो अपने शिकारों के मन में सपनों के जरिए प्रवेश करता था। वो उनके डर, उनके प्रेम, उनकी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता था, और फिर उन सपनों को सच बना देता था। जो वो देखता, वही वास्तविकता बन जाता। ऑद्रे ने उत्साहित स्वर में कहा, यह तो स्पेक्टेटर पाथवे से जुड़ा हुआ लगता है। भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं को समझना और नियंत्रित करना। क्या यह वही मार्ग है जिसे हम माइंड पाथवे कहते हैं? क्लेन ने अपने हाथों को जोड़कर ठुड्डी पर रखा। वो सोच में डूब गया। डेरिक ने जैसे उसकी सोच को शब्दों में बदल दिया था। कभी कभी कोई साधारण कहानी उस सच्चाई की झलक देती है जिसे इतिहास ने छुपा दिया हो। उसने धुंध में झांकते हुए कहा, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, ड्रैगन ऑफ नाइटमेयर, दोनों ही अस्तित्व मन की शक्ति से जुड़े हैं। शायद तुम्हारी सिटी ऑफ सिल्वर अननोइंगली उस पाथवे का प्राचीन नाम इस्तेमाल करती है, द स्पेक्टेटर पाथवे। डेरिक ने सिर झुकाया। हमारे ग्रंथों में सचमुच इसे ड्रैगन पाथवे कहा गया है। ऑद्रे धीरे धीरे मुस्कुराई। तो मैं किसी हद तक ड्रैगन की उत्तराधिकारी हूं? उसके चेहरे पर एक बच्ची जैसी चमक थी, पर उसकी आवाज में एक परिपक्व गर्व भी था। क्लेन हल्का सा हंसा। कह सकते हो, लेकिन याद रखो, हर ड्रैगन अपनी कल्पना में खोकर ही नष्ट हुआ था। कभी कभी जो हम सोचते हैं, वही हमें निगल जाता है। वातावरण कुछ क्षणों के लिए भारी हो गया। डेरिक ने फिर कहा, मिस्टर फूल, हमारे बुजुर्गों के अनुसार जब क्रिएटर ने नींद से आंखें खोली, तो एंक्वेल्ट और अल-जुहोद दोनों आकाश से गिर गए। उनकी मृत्यु से धरती पर अंधकार छा गया। 49 दिनों तक सूरज नहीं उगा। फिर वॉल्केनोस फट पड़े और समुद्रों ने भूमि को निगल लिया। उसके बाद ही जायंट्स और ड्रैगन्स दोनों लुप्त हो गए। ऑद्रे के चेहरे पर उलझन थी। लेकिन हमारे इतिहास में तो लिखा है कि स्टॉर्म लॉर्ड, एटर्नल ब्लेजिंग सन
और गॉड ऑफ विजडम ने मिलकर ड्रैगन्स और जायंट्स को हराया था। यह तो पूरी तरह अलग कहानी है। क्लेन के चेहरे पर सोच भरी मुस्कान आई। वो धीरे से बोला, हर सभ्यता की अपनी सच्चाई होती है मिस जस्टिस। कभी कभी जो इतिहास हमें सिखाया गया है वो असली नहीं होता, बस एक वर्जन होता है जो किसी ने हमें दिखाना चाहा। ऑद्रे धीरे से सिर हिलाती है। तो असली इतिहास कौन सा है? क्लेन ने कहा, वो जो दोनों के बीच छिपा है, न पूरी रोशनी में न पूरी छाया में। डेरिक ने आखिरी बार बोलना जारी रखा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि ड्रैगन्स के पतन के बाद उनके कुछ शिष्य छिप गए। उन्होंने अपने ज्ञान को बचाया और माइंड पाथवे को इंसानों तक पहुंचाया। उनमें से ही एक ने सिटी ऑफ सिल्वर की नींव रखी। ऑद्रे की आंखों में गहराई उतर आई। तो हमारे भीतर आज भी ड्रैगन का एक अंश बह रहा है। क्लेन ने सोचा, शायद यही कारण है कि स्पेक्टेटर पाथवे के लोग इतने शक्तिशाली और खतरनाक दोनों होते हैं। वो दूसरों के मन को समझते हैं पर खुद को खो बैठते हैं। वो अपने भीतर की हलचल को रोक नहीं पाया। उसे फिर से 008 याद आया, वो आर्टिफैक्ट जिसने उसकी किस्मत लिख दी थी, वो जो कल्पना को सच बना देता है। उसने धीरे से खुद से कहा, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, शायद तुमने ही इसे जन्म दिया। मीटिंग धीरे धीरे समाप्त होने लगी। ऑद्रे अपने नोट्स लिख रही थी। उसने तय किया कि अब से वो अपने पाथवे को ड्रैगन पाथवे कहेगी। वो अब समझ चुकी थी कि उसका मार्ग सिर्फ दूसरों को समझना नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे उस ड्रैगन को जगाना है जो सोच को वास्तविकता बना सके। क्लेन ने अपने हाथ फैलाए। मेज पर धुंध छा गई और सबकी आकृतियां मिटने लगीं। सभा समाप्त हो चुकी थी। जब क्लेन अपने कमरे में लौटा तो बाहर बैकलैंड का आसमान बादलों से भरा था। वो खिड़की के पास खड़ा होकर खुद से बुदबुदाया, अगर वास्तव में ड्रैगन्स अपनी कल्पना से सच रचते थे तो क्या इंसान भी कभी उस शक्ति तक पहुंच सकता है? वो डायरी खोलता है और लिखता है, ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन, एक ऐसा अस्तित्व जो सृष्टि और विचार के बीच की सीमा को तोड़ देता है। शायद यही सीक्वेंस शून्य का सार है, जब कल्पना ही ईश्वरीय शक्ति बन जाए। उसके शब्दों के साथ जैसे हवा में कोई पुरानी गूंज उठी। कोई अदृश्य ऊर्जा कमरे में बहने लगी। क्लेन ने मोमबत्ती की लौ में देखा और एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे लौ के भीतर एक विशाल सुनहरा ड्रैगन मुस्कुरा रहा हो। वो मुस्कराया, हल्का झुककर बोला, शायद तुम अब भी कहीं जिंदा हो, एनक्वेल्ट। और उसी क्षण कमरे की रोशनी हल्की टिमटिमाई, जैसे कोई अनदेखी आंख उसे जवाब दे रही हो। बैकलैंड की सुबह में आज कुछ अलग ही सन्नाटा था, ऐसा जैसे शहर के भीतर कई लोगों की सोचें एक साथ हिल रही हों। क्लेन मोरेट्टी के छोटे से कमरे में धुंध कम थी पर सोचें घनी थीं। उसने अभी अभी टैरेट क्लब की पिछली मीटिंग से लौटकर अपने विचारों को एकत्र किया था। लाइट सप्लिएंट का फॉर्मूला, ड्रैगन की बातें और वह पुराना सील्ड आर्टिफैक्ट, इन सब का वजन अब उसके कंधों पर महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने चाय का कप उठाया, दरवाजे पर फिर एक दस्तक हुई। इस बार सामने खड़ी थी ऑद्रे की मेड एनी, एक छोटे से टेलीग्राम के साथ। ऑद्रे के चेहरे पर पल भर खुशी और फिर चिंता का मिक्स झलकता है। कुछ समाचार सदर्न कॉन्टिनेंट से आया था, मगर उसकी जरूरतें अब बदल चुकी थीं। कुछ चीजों की उपयुक्तता उसने गंवा ली थी, पर उसका दिमाग अब बड़े मिशनों में उलझा हुआ था। ऑद्रे ने तुरंत निर्णय लिया, काउंटेस जरिया के बॉल में जाना होगा। वहां इंटिस के एम्बेसडर बेकरलैंड भी आ रहे थे। वही मौका था जिससे वो एम्बेसडर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकेगी और साथ ही एक्सायो और फोर्स से मिलने का रास्ता बन सकेगा। उसने सूजी को भी साथ रखने का मन बनाया। सूजी के पास कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस और रिसोर्सेज थे जो उनके अगले कदम में काम आ सकते थे। कहीं और भयन के फर्स्ट मैनर में एल्जर विल्सन अपनी अलग दुनिया में सक्रिय था। वहां का समुद्री मौसम, पायरेट सर्कल्स और पुराने कॉन्टैक्ट्स उसे बुला रहे थे। एल्जर ने कुछ ऐसा सुना था जिसने उसे रेस्टलेस कर दिया।
वाइस एडमिरल किलैंगोस का जहाज, एलमेंट मेडन ट्रेसी का नाम और समुद्री अड्डों की छुट खबरें। एल्जर ने अपने मास्क पहनकर पुराने एसोसिएट्स से मिलने का फैसला किया, क्योंकि किसी बड़ी चाल के संकेत उसके सामने थे। वहीं क्लेन की सोच में एक और सफर था। उसे पता चला कि कल की रात किसी ने उसके कमरे में घुसकर उसकी कुछ चीजें पढ़ी और उसे चेतावनी दी। यह एक्ट साधारण नहीं था। यह कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता था जो सियर पाथवे से जुड़ा हो। क्लेन ने सोचा कि शायद सीक्रेट ऑर्डर और एंटिगोनस फैमिली के बीच कोई गहरे संबंध हैं। उस रात का इंट्रूडर और जो थ्रेड वॉर्म आया, यह सब मिलकर एक पैटर्न बना रहे थे। शाम आते आते क्लेन ब्रेव हार्ट्स बार की तरफ निकला, वह जगह जहां अक्सर छोटे मोटे डील्स और अधिग्रहण होते थे। बार में कैस्पर्स और कुछ हुडेड फिगर्स मौजूद थे। क्लेन ने कैस्पर्स से संपर्क किया और फिर एक सीक्रेटिव मीटिंग तक पहुंचा। वहां कुछ लोग हुडेड रोब्स पहनकर बैठे हुए थे। उनकी ही ठीक ठीक अपनी छोटी छोटी गैदरिंग थी। हर गैदरिंग की अपनी भाषा, अपनी शर्तें और अपनी जरूरतें थीं। उस कमरे में एक आदमी उठा, मोटा चेहरा, भौहों के नीचे थकी सी नजरें। उसने अपने छोटे छोटे सूक्ष्म काम बांटने शुरू किए। किसी को सीवर्स में वाइल्ड बीस्ट्स हटाने थे, किसी को रेयर हर्ब्स की तलाश थी और किसी को कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए था, अ स्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम अ फार्समैन रैबिट जैसा कुछ। क्लेन ने ध्यान से सुना। यहाँ किसी ने भी ठीक ठीक बताया नहीं कि यह सब किसके लिए है, पर उसकी अंतरात्मा ने फ्रैगमेंट्स जोड़ दिए। यह सब किसी बड़े साजिश के टुकड़े थे। इसी बीच कैस्पर्स ने क्लेन को कहा कि अगर वो सही प्रकार के लोगों से जुड़ना चाहता है तो उसे अपना रूप थोड़ा बदलना होगा। क्लेन ने आयरन हफ मास्क पहना, रोब ओढ़ा और खुद को एक साधारण 3 रुपया के आदमी की तरह पेश किया। यह एक छोटा अनुष्ठान था, एक कवर, ताकि वो इन सीक्रेट गैदरिंग्स में सुरक्षित रहकर जानकारी जुटा सके। वहां कुछ लोगों ने अपनी कहानियां बताईं। एक ने बताया कि एक मर्चेंट ने अचानक बहुत अमीर बनना शुरू कर दिया, पर उसका व्यवसाय सस्पिशियस था। दूसरे ने कहा कि किसी अपोथेकरी के पास कुछ मिस्टिकल पोशंस की किल्लत है। क्लेन ने हर बात को याद किया, नेम्स, लोकेशंस और इंग्रेडिएंट्स। किसी ने एक छोटा सा मेंशन किया, एंटिगोनस और सियर पाथवे। क्लेन के दिल की धड़कन तेज हुई। यह वही नाम था जो उसके आखिरी विजन में आया था। रात भर में क्लेन ने महसूस किया कि यह शहर कई तरह की गैदरिंग्स से भरा था, कुछ खुले हुए, कुछ छिपे, कुछ धार्मिक, कुछ क्रिमिनल, और हर एक का मकसद अलग था, नॉलेज, पावर, सर्वाइवल, रिवेंज। हर गैदरिंग अपने अपने इंटरेस्ट की खातिर जिंदा थी। क्लेन ने समझा कि अगर वह इन गैदरिंग्स के नेटवर्क को समझ लेता है तो उसे सीक्रेट ऑर्डर या एंटिगोनस तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। पर हर रास्ते में जोखिम था, और जोखिम का एक ही नाम था, एक्सपोजर। अगले दिन क्लेन ने इयन से एक बार फिर मुलाकात की। इयन अब और ज्यादा घबराया हुआ दिखा। क्लेन ने उसे समझाया कि अब सुरक्षा की जरूरत है। उसने छोटे छोटे क्लूज से यह अंदाजा लगाया कि जो थ्रेडवॉर्म आया था वो किसी हायर सीक्वेंस का काफिला था। उसने इयन को काम रहने और किसी वर्टरॉट जगह पर छिपने के निर्देश दिए। इयन के गले से एक धीमी सांस निकली, पर उधर क्लेन के दिमाग में सवाल और गहरे होते गए। कौन था वो जो सियर जैसी सप्रेशन कर सकता था? कौन था वो जो थ्रेड वॉर्म्स का इस्तेमाल करके नजरें चुरा लेता था? उसी शाम क्लेन फिर ब्रेव हार्ट्स बार गया, पर इस बार उसकी नजरें तीखी थीं। वह अब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं खोज रहा था, वह पैटर्न्स ढूंढ रहा था। उसने देखा कि कुछ हुडेड फिगर्स बार से निकलते वक्त एक दूसरे को कॉइन के साथ एक्सचेंज करते थे। कुछ ने पुराने मैप्स के टुकड़े सौंपे, किसी ने एक छोटे लाल बॉक्स में कुछ प्रेशियस हर्ब्स रखे। हर चीज एक कहानी कह रही थी, पर कहानी का आखिरी पन्ना छिपा हुआ था। वापस आते हुए क्लेन ने अपने नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा, ईच हैविंग देयर ओन गैदरिंग, हर समूह अपने मकसद के साथ चलता है। सीक्रेट ऑर्डर, एंटिगोनस, जेडमैंजर और ये छोटे अपोथेकरी ग्रुप्स सब किसी न किसी बड़े चित्र का हिस्सा हैं। रात के अंधेरे में जब वो खिड़की से बाहर टकटकी लगाए खड़ा था तो उसे एक सिलुएट दिखी, कोई आदमी, लंबा कोट पहने, जिसने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और फिर धुंध में खो गया। क्लेन का दिल एक बार फिर तेज हुआ। वह जानता था कि अब सिर्फ गैदरिंग में जाना ही नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसा खेल खिलाड़ी बनाना होगा जो दूसरों की चालें पढ़ सके।
उसने अपनी कलम उठाई और धीमी आवाज में बोला, हर गैदरिंग का एक मकसद है, कुछ ज्ञान के लिए, कुछ ताकत के लिए, कुछ बस जीवित रहने के लिए। पर जो सबसे खतरनाक है वह है वो गैदरिंग जो छुपकर असल दुनिया को बदल दे, और शायद वही अभी सक्रिय है। और इसी मनोदशा के साथ चैप्टर 239 का पर्दा गिरता है। एक सिटी जहां हर कोना, हर टैबर्न और हर कमरे में कोई न कोई गैदरिंग चल रही है, और क्लेन अपने मास्क और नोटबुक के साथ उन सब गैदरिंग्स की जाल बुनने की कोशिश में है, ताकि वह सीक्रेट ऑर्डर और उसके छिपे हुए इरादों तक पहुंच सके। बैकलैंड की सर्द रात, सड़कें गीली, हवा में धुंध और शराब की हल्की गंध। घोड़ा गाड़ियों की चरमराहट के बीच क्लेन मोरेट्टी अपने कोट का कॉलर ऊपर उठाए धीरे धीरे चलता जा रहा था। उसका दिमाग अब भी पिछली रात के दृश्य में उलझा था। वो मास्क्ड फिगर्स, वो रहस्यमयी गैदरिंग, और दीवारों के बीच गूंजते विस्पर्स। हर चीज किसी अनसीन नेटवर्क की ओर इशारा कर रही थी। उसके मन में एक विचार घूम रहा था। हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है। क्या मैं भी? वो अब सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं रहा था। वो एक सियर, एक क्लाउन और एक फेसलेस का मिश्रण था, जो शहर के छिपे हुए हिस्सों में चल रहे अनकहे सौदों को महसूस कर सकता था। पर आज उसे एक नया खतरा महसूस हो रहा था। रात के 9 बज रहे थे जब वो ब्रेव हार्ट्स बार पहुंचा। भीतर का माहौल पहले जैसा ही था, शोर, हंसी, धुआं और जुआ खेलते चेहरे। पर क्लेन की आंखें अब इस जगह को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन मार्केट के रूप में देखती थीं। वो सीधे कैस्पर्स के पास गया। कैस्पर्स अपनी यूजुअल पोकर गेम में व्यस्त था, पर क्लेन को देखते ही उसने कार्ड्स नीचे रखे। मिस्टर डिटेक्टिव, उसने मुस्कुराकर कहा, फिर से किस्मत आजमाने आए हो? क्लेन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से जवाब दिया, हाँ, लेकिन इस बार दांव थोड़ा बड़ा है। कैस्पर्स ने अपनी भौहें उठाईं। तो फिर पीछे वाले कमरे में चलो। कमरा अंधेरा और तंग था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। कैस्पर्स ने धीरे से एक ट्रैपडोर खोला और बोला, नीचे जाओ। वहां आज रात एक अलग गैदरिंग है। पर याद रखना, जो नीचे जाता है वो या तो अमीर बनकर निकलता है, या फिर हमेशा के लिए गुम हो जाता है। क्लेन ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। ट्रैपडोर के नीचे सीढ़ियां थीं जो किसी पुराने सेलर की ओर जा रही थीं। वहां हवा भारी थी, पर क्लेन के लिए अब ऐसा डर नया नहीं था। वो नीचे पहुंचा तो देखा, एक गोल मेज के चारों ओर 5 लोग बैठे थे। सबने मास्क पहन रखे थे। मेज के बीच में एक ब्रास कॉइन चमक रही थी। एक आवाज आई, यहाँ हम अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। हर कोई अपने पास कुछ न कुछ लाया है, जानकारी, वस्तु या रहस्य। क्लेन ने अपनी जेब से एक छोटा चार्म निकाला। वो चार्म उसने खुद बनाया था, लक चार्म, जो किसी छोटे चांस को थोड़ा सा बदल देता था। वो बोला, मैं एक चार्म पेश करता हूँ, यह एक रात के लिए भाग्य को मोड़ सकता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। एक मास्क पहने महिला ने धीरे से कहा, दिलचस्प। बदले में तुम क्या चाहते हो? क्लेन की आवाज ठंडी थी। सूचना, सीक्रेट ऑर्डर के बारे में, खासकर उनके बैकलैंड नेटवर्क की। मेज के उस पार बैठे एक लंबे आदमी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाईं। सीक्रेट ऑर्डर खतरनाक खेल है, मिस्टर डिटेक्टिव, उसने कहा। लेकिन शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। मैंने हाल ही में सुना है कि एक व्यक्ति, जिसका नाम डैक्स्टर गुडेरियन है, वह पुराने नॉर्थ बरो के एक अबैंडन चर्च में देखा गया था। वो एंटिगोनस फैमिली का आदमी है। क्लेन की सांस कुछ भारी हो गई, पर उसका चेहरा शांत था। उसने धीरे से कॉइन की तरफ देखा। क्या मैं उसकी किस्मत भी आजमा सकता हूं? उसने पूछा। लंबे आदमी ने हंसकर कहा, इस जगह पर हर कोई अपनी और दूसरों की किस्मत आजमा सकता है, पर हर दाव की कीमत होती है। एक एक करके सबने कॉइन घुमाना शुरू किया। हर बार जब कॉइन गिरती, एक छोटी सी हलचल होती। कभी किसी को कोई फायदा, कभी किसी की चीज गायब। जब क्लेन की बारी आई तो उसने कॉइन को उठाया, धीरे से फूंक मारी और बोला,
शो मी द हिडन ट्रूथ। कॉइन कुछ पल हवा में घूमी, फिर जमीन पर गिरी, एज पर खड़ी रह गई। कमरा कुछ सेकंडों के लिए शांत हो गया। फिर दीवारों पर जैसे परछाइयां हिलने लगीं। मेज के चारों ओर बैठे लोग चुप हो गए। एक ने कहा, तुम्हारी किस्मत ने दरवाजा खोला है, मिस्टर फूल। क्लेन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। किसी ने यहां उसका नाम नहीं लिया था। मिस्टर फूल, वो शब्द किसी साधारण इंसान के नहीं हो सकते। उसने धीरे से कॉइन उठाई, अब वो गर्म थी, जैसे किसी ऊर्जा से भरी हुई हो। वो समझ गया कि उसने आज सिर्फ सूचना नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। गैदरिंग खत्म होने के बाद क्लेन ऊपर लौटा तो कैस्पर्स इंतजार में था। कैसा रहा खेल? उसने मुस्कराते हुए पूछा। क्लेन ने कॉइन उसकी हथेली पर रखी और कहा, कुछ दांव ऐसे होते हैं जिन्हें जीतना हारने जैसा होता है। कैस्पर्स ने कॉइन देखा, उसकी सतह पर अब एक हल्का सिंबल उभर आया था। 3 ओवरलैपिंग आइज। वो चिन्ह देखकर कैस्पर्स की मुस्कान गायब हो गई। सीक्रेट ऑर्डर, उसने बुदबुदाया। क्लेन ने कहा, हाँ, और अब शायद उन्होंने मुझे देख लिया है। वो रात क्लेन के लिए बेचैन थी। घर लौटने पर उसने खिड़की से झांका। धुंध में कुछ परछाइयां हिल रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने अपनी किस्मत आजमाई, और जवाब में किसी ने मेरी ओर देखा। मैं अब एक ऑर्डिनरी डिटेक्टिव नहीं रहा। मैं उस धुंध का हिस्सा बन चुका हूं जिसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने कॉइन को मेज पर रखा। मोमबत्ती की लौ उस पर पड़ी और सिंबल हल्का चमका। वो धीरे से बोला, चलो देखते हैं किसकी किस्मत ज्यादा भारी है। कमरे में एक ठंडी हवा चली और मोमबत्ती की लौ एक पल को नीली हो गई। उस रात बैकलैंड के अलग अलग हिस्सों में 3 अलग अलग लोग अपने अपने गैदरिंग्स से लौटे। ऑड्रे बॉल की तैयारी में थी। एल्जर समुद्र की दिशा में जहाज के डेक पर खड़ा था, और क्लेन अपनी खिड़की से आसमान की ओर देख रहा था। हर एक अपने दांव खेल रहा था, हर एक अपनी किस्मत आजमा रहा था। और कहीं ऊपर, मोटी धुंध के बीच, द फूल की आवाज जैसे फुसफुसाई, गेम हैज जस्ट बिगन।